मैं आप लोगों को पुस्तकालय के प्रकार बताता हूँ। शायद हमें भी नहीं पता था कि इतने ढेर सारे पुस्तकालय होते हैं। हम तो जानते थे एक ही प्रकार के पुस्तकालय या कुछ अन्य पुस्तकालय। लेकिन आज हम जानेंगे वास्तव में दुनिया में कितने ढेर सारे प्रकार के पुस्तकालय होते हैं और उनके काम क्या क्या होते हैं और किस तरह से ये अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लेना चाहिए कि पुस्तकालय की शुरुआत कैसे हो गई। पुस्तकालय का प्राचीन समय में क्या काम था। सबसे पहले जो पुस्तकालय का काम था वो जो कानून से संबंधित या सरकार जो भी कानून बनाती थी उससे संबंधित किताबों को सुरक्षित रखना। दूसरा जो इतिहास से संबंधित किताबें थीं उन्हें सुरक्षित रखना। अगला धार्मिक अभिलेखों को सुरक्षित रखना। लेकिन अब क्या है, अब तो इन तीनों चीज़ों को सुरक्षित रखने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब ना सिर्फ औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, कृषि क्रांति तो बहुत पहले ही हो गई थी, वर्तमान समय में सूचना क्रांति हो गई। तो सूचना क्रांति के बाद पुस्तकालय का भी स्वरूप बहुत ही तेज़ी से बदल चुका है। अब हम डिजिटलीकरण की अब आजकल हम लोग बैंकिंग सुविधा में भी डिजिटल पेमेंट का प्रयोग करने लगे हैं, ई बैंकिंग के प्रयोग करने लगे। तो इसी प्रकार से पुस्तकों में भी डिजिटलीकरण का कार्य शुरू हो गया। तो प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय में पुस्तकालयों के विभिन्न स्वरूप दिखाई दिए हमें। तो पुस्तकालयों के कितने विभिन्न स्वरूप जो आज भी मौजूद हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो पुस्तकालय का प्रकार है वो उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय। यह राष्ट्रीय स्तर का होता है जिसको नेशनल लाइब्रेरी भी बोलते हैं। दूसरा होता है शैक्षिक पुस्तकालय। अगला होता है सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी। अगला होता है विशेष पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी। नेक्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी, आभासी पुस्तकालय या वर्चुअल लाइब्रेरी, वैद्युतीय या इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरी। ये इसके कुछ प्रकार हैं। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या होता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो होता है वो किसी भी देश की सरकार द्वारा, जैसे अपने यहाँ भारत सरकार के द्वारा विशेष रूप से स्थापित की जाती है और वह उस देश की सूचना, अब देश की क्या सूचना होती है और उसके बाद जैसे यहाँ पे इतिहास से संबंधित सूचना, भूगोल से संबंधित, राजनीति से संबंधित, कानून से संबंधित, ये सारी सूचनाओं को ये एकत्रित करता है। यूनेस्को के अनुसार आखिर राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है, यूनेस्को अपनी परिभाषा में बताता है कि पुस्तकालय देश में प्रकाशित समस्त महत्वपूर्ण प्रकाशनों की प्रतियों को अर्जित मतलब इकट्ठा करता है, वह संरक्षित करने हेतु उत्तरदायी होता है, मतलब उसको सुरक्षित भी करता है। और राष्ट्रीय पुस्तकालय कुछ चार कार्य भी करते हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रंथालय का निर्माण करते हैं और विदेशी साहित्य का भी संकलन करते हैं, सूचना केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, सरकारी ग्रंथों का भी ये संकलन करते हैं। डॉक्टर रंगराजन जो कि एक भारत के एक महान विद्वान थे, जिन्होंने पुस्तकालय से संबंधित विभिन्न शोध पत्रों को प्रकाशित किया और उनका भारतीय पुस्तकालय के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। न केवल भारतीय पुस्तकालय बल्कि दुनिया के पुस्तकालय के विकास में इनका अति महत्वपूर्ण योगदान है। अब इन्होंने बोला कि वह पुस्तकालय जिसका दायित्व भावी जनता के उपयोग हेतु देश की लिखित कृतियों का संग्रह और संरक्षण करना है, राष्ट्रीय पुस्तकालय है। मतलब आने वाली जो जनता है उसके उपयोग के लिए देश में जितनी भी लिखित कृतियां हैं या प्रकाशित मटेरियल्स हैं, बुक्स हैं, ये सारी चीज़ें, इसको ना केवल इकट्ठा करना बल्कि इसको संरक्षित भी करना, ये राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य होता है। अब राष्ट्रीय पुस्तकालय की विशेषता क्या होती है? सबसे पहली विशेषता होता है यह राष्ट्रीय महत्व की संस्था होती है। अब राष्ट्रीय महत्व की संस्था मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय महत्व की संस्था मतलब कि यह जो संस्था है ये केवल देश के विकास के लिए, उसके महत्वपूर्ण कार्यों में सेवा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। अगला है ये केंद्र सरकार द्वारा दी हुई वित्त पर इसके सारे कार्य होते हैं, यानी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की जाती है। तीसरी चीज़ है कि संचयन, स्टोरेज। इसमें वर्तमान पीढ़ी जैसे कि हम लोग और आने वाली पीढ़ी के लिए
जितने भी पठन पाठन सामग्री होते हैं उसको संरक्षित और संग्रहित करना। अगला, आप लोग सुन भी रहे होंगे कि कॉपीराइट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और शायद ही कोई हो जो कॉपीराइट के बारे में ना जानता हो या इस शब्द को ना सुना हो। तो पुस्तकालय से संबंधित जो कॉपीराइट के नियम होते हैं उसका जो निर्वहन होता है वो राष्ट्रीय पुस्तकालय करता है। कॉपीराइट को बोलते हैं प्रतिलिप्याधिकार पुस्तकालय। देश में प्रकाशित समस्त पठन पाठक सामग्री को एकत्रित और संरक्षित करता है। अब पूरे राष्ट्र की पठन सामग्री संबंधी आवश्यकता को संतुष्ट करता है, मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं या अन्य पाठक लोग हैं वो सब लोग जो भी पढ़ने के लिए चाहते हैं उन सब चीज़ों को राष्ट्रीय पुस्तकालय ही उपलब्ध कराता है। विभिन्न पुस्तकालयों के अलभ्य, दुर्लभ और हस्तलिखित सामग्री को पुनरुत्पादित स्वरूप उपलब्ध कराता है। कभी कभी क्या होता है कि कई ऐसे ग्रंथ होते हैं जिसको हम सुरक्षित रखते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद वो खराब होने लगते हैं, जैसे कि कई पांडुलिपियां मिली जो अब इस कंडीशन में नहीं है कि आम पाठक पढ़ सके, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय उसको पुनर्मुद्रित रीप्रिंटिंग करके या अन्य फॉर्म में डिजिटलीकरण के रूप में उपलब्ध कराता है। अगला, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य को भी संपादित करता है। अन्य पुस्तकालयों का नियोजक भी करता है, प्लानर है भाई, तकनीक व संगठन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये गाइड भी करता है अन्य पुस्तकालयों को, और ये देश का सर्वोच्च पुस्तकालय होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय होता है वह अन्य सभी न्यायालयों का वो मालिक होता है, गाइड भी करता है, उनको कंट्रोल भी करता है और नियम भी बनाता है। ऐसे ही ये देश का सर्वोच्च पुस्तकालय है। अब हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पुस्तकालयों के कार्य क्या हैं। तो सबसे पहला जो कार्य होता है संग्रह के विकास और संरक्षण संबंधी कार्य। अब ये क्या काम करता है कि जो देश में जितने भी प्रकाशित होते हैं ग्रंथ, या पहले भी प्रकाशित हो चुके हैं या विदेश में प्रकाशित हुए सारी भी चीज़ों को ये संग्रह करता है, और दूसरा भविष्य के उपयोग के लिए संरक्षण करता है। अगला, ये प्रसार संबंधी कार्य भी ये करता है। अब सबसे बड़ी चीज़, अगर ये सारी चीज़ें ले करके जंजीर में बांध करके सारी पुस्तकों को अपने पास रख ले तो पाठक तक तो पहुँचेगा ही नहीं। तो इसका प्रमुख कार्य ये भी हो जाता है कि जो पुस्तक होती है या पत्र पत्रिकाएं होती हैं या अन्य पाठ सामग्री होता है वो पाठकों तक पहुंचाता है और इसकी सूचना देता है, विज्ञापन भी देता है। राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का भी ये कार्य करता है। अब हमारे देश में लोकतंत्र है तो हम नागरिकों को कुछ लोकतांत्रिक अधिकार भी दिए गए हैं, और सरकार हमने चुना है तो सरकार क्या काम कर रही है, आखिर हमने सरकार को चुनकर भेज दिया, और सरकार समय समय पर अपने नियम व कानून भी बदलते रहते हैं और बनाते रहते हैं। गाइडलाइंस भी इशू करते हैं, जैसे कोविड-19 में ढेर सारे गाइडलाइंस इन्होंने इशू किए। तो नागरिकों से संबंधित विषय और सरकार के नवीनतम प्रकाशनों को नियमित रूप से यह राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रकाशित करता है। अब अलग अलग देशों का अलग अलग होता है, लेकिन भारत का जो है वो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता में है जो ये राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को प्रकाशित करता है। अगला, अब देखो, लाइब्रेरी सेवा का काम करता है, पाठकों की सेवा के लिए विभिन्न पाठकों को उनके मांग के अनुसार सेवा करता है, जैसे शोधकर्ता हो गया, लेखक या विद्वान के पठन की सुविधा होगी। अगला जो है राष्ट्रीय व विदेश में पुस्तक का आदान प्रदान करता है। अगला, सरकार व व्यापार उद्योग हेतु विशिष्ट सेवा। अच्छा, एक और भी समस्या सरकार के सामने भी अक्सर आती है कि सरकार तकनीक के रूप में काफ़ी पिछड़ी हुई मानी जाती है या शोध कार्यों पर वो बहुत कम कार्य करती है। तो ये जो राष्ट्रीय पुस्तकालय ये सरकार को भी उपलब्ध करवाती है। कई बार कई एजेंसीज होती हैं जिन्हें नई तकनीकी की ज़रूरत होती है, जैसे DRDO वगैरह, तो ये राष्ट्रीय पुस्तकालय उनको भी शोध कार्यों के लिए उनका संदर्भ प्रस्तुत करती है। या व्यापार में भी आप लोग देख रहे हो टेक्नोलॉजी कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अगर उन्हें GST भी पे करना तो उसमें भी टेक्नोलॉजी, तो इन सारी चीज़ों में ये सहायता करता है। अगला, ये समन्वयात्मक कार्य करता है, मतलब सभी पुस्तकालयों से समन्वय प्राप्त करके रखता है। दूसरा, ये वेबिनार, सेमिनार, संगोष्ठी, सम्मेलन, ये सारी चीज़ें करता है जिससे लोग अवेयर हों, लोगों में जागरूकता फैले। या अन्य विदेश में अगर भारत को रिप्रेजेंट करना हो एज लाइब्रेरी लेवल, देन राष्ट्रीय पुस्तकालय उसमें
भागीदारी एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभर कर आता है। अगला ये मार्गदर्शक होता है। अगला प्रयोगशाला संबंधी भाई कार्य करता है, शोध और प्रयोग के लिए निरंतर कार्य करता है। आपने देखा होगा इजराइल और अमेरिका जैसे देश इतना आगे क्यों है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा धन खर्च करते हैं शोध और प्रयोग के कार्यों में। तो अपना राष्ट्रीय पुस्तकालय भी इन कार्यों को आगे बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद।